नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से अनाया उन डॉक्टरों की गलतियां बताती है, जिसे सुनकर बाकी के लोग भी समझ गए कि वह डॉक्टर गलत थे। वहीं उनकी बात सुनकर आकाश जिंदल गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, गार्ड्स, उद्धरण चिन्ह। तुरंत कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं। आकाश जिंदल उन सभी डॉक्टरों को वहां से ले जाने का ऑर्डर देता है और मिलिट्री अस्पताल के सबसे काबिल डॉक्टर के अलावा किसी को भी हर्षद जिंदल के रूम में आने की इजाजत थी, ऐसा ऑर्डर दे देता है। वही उसकी बात से अनाया भी सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि वह बार बार यहाँ नहीं आ सकती थी। आज भी वह बहुत मुश्किल से आई थी। अभी भी कपूर मेंशन में पार्टी चल रही थी और वह पार्टी छोड़कर जैसे ही अंदर गई, उसे हर्षवर्धन का कॉल आया। वह अपनी मां के कमरे में से जो खुफिया रास्ता बाहर जाता था, उस रास्ते से बाहर आई, जहां से उसे हर्षवर्धन ने पिक कर लिया। लेकिन वह हर बार इस तरह से घर छोड़कर नहीं आ सकती थी। जब तक वह अपने मामले सुलझा ना ले और उन लोगों को उसके कर्मों की सजा ना दे दे, तब तक वो बिजी रहने वाली थी। तभी बेड पर सोता हुआ हर्षद जिंदल की नजरें सामने खड़े इंसान पर गई। उसे वहां देख उसका चेहरा अविश्वास से बड़ा हो गया। वो खोए हुए बोला, हर्षवर्धन तुम यहाँ, वो भी इतने सालों बाद। दूसरी ओर अपना नाम सुन हर्षवर्धन भी बिना भाव के बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। यह सुन वो थोड़ा मायूस होकर बोला, वैसे डॉक्टर मैं अपने काम पर वापस कब लौट रहा हूँ। यह कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने हर्षवर्धन से आगे कोई बात नहीं की, क्योंकि वहाँ काफी लोग थे और वो सबके सामने बात नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर उसका सवाल सुन अनाया भी समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है। वह हर्षद जिंदल को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, आप चिंता न करें। मुझे यह पता है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होने की वजह से आपको खाली बैठने की आदत नहीं होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपको ज्यादा वक्त तक बिस्तर पर नहीं रहना है। आपको बस कंप्लीटली एक वीक के लिए बेड रेस्ट चाहिए। उसके बाद मैं आपकी फिजिकल हेल्थ को चेक करूंगी। अगर आप कंप्लीटली हेल्दी रहे और आपकी प्रोग्रेस नॉर्मल रही, तो आप वह काम कर सकते हैं जो एक ऑफिस एम्प्लॉय करता है। हालांकि आप ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ना ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। लेकिन इतने बड़े मिलिट्री कैंपस में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिनको आपकी जरूरत होगी और आपकी गाइडेंस मार्गदर्शन की जरूरत होगी। आप वह सारी चीज कर सकते हैं। ऐसा समझे कि आपका बेसिक ट्रेनिंग पीरियड है और आप लोगों को अपनी नॉलेज बांट रहे हैं। यह भी कोई बुरी चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर प्रेरित होंगे। बस कुछ महीनों के बाद आप वापस ग्राउंड में जा पाएंगे। यह सुनकर हर्षद जिंदल खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अनाया बिना इमोशन के बोली, कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं आपको टेम्पररी एक्यूपंक्चर से आपकी ब्रेन की नस को रिलैक्स करूंगी, ताकि आप एक अच्छी और लंबी नींद ले सके। उठने के बाद आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। इतना बोलकर वह अपने एक्यूपंक्चर सुई को निकालकर उसका इलाज करने लगी और वो तुरंत सो गया। आधे घंटे के बाद एक कमरे में आकाश जिंदल, हर्षवर्धन जिंदल और अनाया बैठे थे। आधी रात तकरीबन हो चुकी थी। आकाश जिंदल अनाया को शुक्रिया कहते हुए बोला, शुक्रिया मिसिस रावत, आपकी वजह से वापस मेरे भाई की जान बच गई। दूसरी ओर अनाया पहली बार अपने लिए मिसिस रावत सुन शर्मा गई। वही हर्षवर्धन भी यह सुन खुश हो गया। भला अपनी बीवी के आगे अपनी सरनेम सुन कौन सा पति खुश नहीं होता। तभी अनाया खुद को संभाल आकाश जिंदल को हाथ दिखाते हुए बोली, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वह मेरे पेशेंट थे, उन्हें सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। वह हमेशा मोटिवेट रहे और उनके सामने कोई भी निराशाजनक बात ना करें। वैसे भी वह कंप्लीटली हेल्दी हो जाएंगे। अगर इसी तरह से ट्रीटमेंट लेते रहे तो मायूस होने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह कोई अपाहिज होने वाले हैं। इसीलिए उनके सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करें और जैसा मैंने कहा, अगले चेकअप के बाद आप उन्हें जानबूझकर छोटा मोटा काम देते रहिए, जैसे इंटरनेशनल मिलिट्री अफेयर्स की कुछ फाइलें दे देना या फिर मिलिट्री के कुछ जवानों को खुफिया प्रशिक्षण देना कि किस तरह से दुश्मन देश की चलों को जाना जा सके। उसी तरह की छोटे मोटे कुछ काम उन्हें देना और बस उन्हें बिजी रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना है बीच बीच में वह ब्रेक लेकर आराम कर सके। एक बार अगर उनका ध्यान बट गया
तो वह मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और उसके मानसिक रूप से मजबूत होते ही उनकी शारीरिक हेल्थ ने बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। वहीं उसकी बात आकाश जिंदल भी समझ गया। वह हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर वह अनाया को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, वैसे मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहते थे और पर्सनली शुक्रिया कहने के लिए आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहते थे। आप जब भी फ्री हो क्या आप एक बार जिंदल हाउस आ सकते हैं? उनकी बात सुनकर अनाया गंभीर होकर बोली, अभी तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। और अगर दादाजी मुझसे मिलना चाहते हैं और कोई जरूरी बात है तो हम इस क्लब में मिल सकते हैं जहां हम पहले मिले थे। आकाश जिंदल भी ज्यादा बहस नहीं करता, उसकी बातों में हामी भर देता है। अनाया हर्षवर्धन को देखकर बोली, हमें चलना चाहिए। कपूर मेंशन में किसी को नहीं पता कि मैं घर से बाहर हूँ। अगर सावित्री माँ कमरे में आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यह सुनकर हर्षवर्धन बोला, ठीक है चलो चलते हैं। चलते हुए अनाया कुछ सोचकर बोली, वैसे हर्ष मल्हार अंकल कैसे हैं? क्या वह ठीक हुए? यह सुनकर हर्षवर्धन को भी याद आया कि कितने वक्त से उसने जितेंद्र राणा से बात नहीं की। वह कुछ सोचते हुए बोला, अभी की सिचुएशन तो मुझे पता नहीं। मैं लंबे वक्त जितेंद्र से बात नहीं की और विक्की से बात हुई, काफी वक्त हो चुका है। लेकिन 2 दिन बाद मैं उन लोगों से मिलने वाला हूँ, तब मैं पता कर लूंगा कि उनकी सिचुएशन क्या है। क्या तुम्हें कुछ बात करनी थी? यह सुन अनाया थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, मुझे याद है मेरी मॉम का जब एक्सीडेंट हुआ था उनसे पहले वह मल्हार अंकल से मिली थी। मुझे जानना था कि उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, क्या यही वजह थी कि तुम किसी भी हालत में मल्हार अंकल को बचाना चाहती थी? अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, हाँ उनमें से एक वजह यह भी थी। वैसे भी मैं उसे छोटी से छोटा लिंक को प्रायोरिटी दूंगी जो मेरी मॉम से कनेक्ट होती है। मेरी मॉम के आसपास बहुत ज्यादा रहस्यमय चीजें घूमती है, इसीलिए मैं किसी भी छोटी सी छोटी चीज को अनदेखा नहीं कर सकती। हर्षवर्धन भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, जैसा मेरी जान चाहेगी वैसा हो जाएगा। तब तक वह लोग कार में बैठ चुके थे। क्या अनाया का शक होगा सच? और क्या सच में अनाया कुछ छुपा रही है? कार में वह लोग मिलिट्री अस्पताल से कपूर मेंशन जाने के लिए निकल गए और कार में बैठते ही हर बार की तरह हर्षवर्धन अनाया से लिपट गया। वह बस मौका ढूंढ रहा होता था कब अनाया उसे अकेले मिले और वह उसे अपने प्यार का एहसास कराए। और वह गलत भी नहीं था। वह 28-29 साल का मर्द था। उसकी भी कुछ जरूरी फिजिकल नीड होती थी और पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया के नजदीक जाकर ही वह बेकाबू हो जाता था। अनाया की खुशबू ही उसे पागल करने के लिए काफी थी। अनाया भी कुछ कम नहीं थी, वह भी हर्षवर्धन के आसपास सिक्योर महसूस करती थी और उसका मेच्योर और दबंग लेडी का ओरा तुरंत किसी बच्चे में बदल जाता था, जैसे वह कोई टीनेजर हो और अभी अभी उसका क्रश उसके सामने आया हो। दूसरी ओर हर्षवर्धन कार में पीछे की सीट पर अनाया को लेटाते हुए बेदर्दी से चूमने लगा। अनाया भी बेदर्दी से उसे चूमने लगी। वह चूमने के साथ उसके बालों को सहलाते हुए उसका साथ देने लगी। हर्षवर्धन ने थोड़ी ही देर में अनाया के ऊपर के कपड़े हटा दिए थे और खुद के भी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट बाजू में फेंक चुका था और ऐसे ही एक दूसरे को बेकाबू होकर चूम रहे थे। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए हर्षवर्धन अनाया की गर्दन पर सर रखकर बोला, बीवी अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम कब मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। अनाया भी उसी तरह से हाफते हुए बोली, जब तुम चाहो, मैं तो पहले से ही तुम्हारी हूँ। इतना बोलकर वो उसके कान पर जोर से बाइट कर लेती है। ऐसा होते ही हर्षवर्धन के पैरों के बीच हलचल हो जाती है और उसका मेनहुड टाइट हो जाता है। हर्षवर्धन अपने रफ हाथों से उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, बीवी शरारत कम करो, कहीं मैं खुद पर से कंट्रोल न खो दूं। अनाया अभी उसके सीने पर उंगली चलाते हुए उसे छेड़ते हुए बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना कंट्रोल खो दो और बेकाबू हो जाओ ताकि मुझे मेरे हर्ष की वाइल्डनेस देखने को मिले। यह सुनकर हर्षवर्धन उसके हाथों को मसलते हुए उसके होठों पर टूट पड़ा। 1 घंटे तक वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे। भले ही उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से पाया नहीं था, लेकिन उन दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था और हमेशा एक दूसरे को अपनी खुशबू से ही मदहोश कर देते थे। अनाया हर्षवर्धन के सीने पर लेटी हुई बोली, मुझे पता है तुम खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, तुम्हें खुद पर काबू रखने की जरूरत नहीं है।
हर्षवर्धन जो रूफटॉप से ऊपर आसमान को देख रहा था, वह उसका सिर सहलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का वह मूवमेंट, जब हम दोनों एक दूसरे के हो, वह काफी स्पेशल और यादगार हो। मैं उस मोमेंट को तुम्हारे लिए किसी खौफनाक सदमे की तरह नहीं बनाना चाहता। वैसे भी हम दोनों की रूह है एक दूसरे में समा चुकी है। फिर जिस्मों का मिलन हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर हर्षवर्धन इस बात से अनजान था कि उसकी इतनी गहरी और डीप बातें सुनकर अनाया की आंखें नम हो गई, क्योंकि अनाया को पिछले जन्म की कुछ यादें याद आ गई, जहां उसका वह हवसी हस्बैंड विशाल मेहता उसे कह रहा था कि तुम मेरी फिजिकल नीड पूरी नहीं कर सकती, तुमने देखा है खुद को, तुम किसी 50 साल की बुढ़िया की तरह नजर आती हो, और तुम्हारा शरीर कितना थकेला है। उसके बाद वह पास खड़ी हुई जानवी, जो काफी छोटी और सेक्सी ड्रेस पहनकर खड़ी थी, उसकी कमर पर हाथ से सहलाते हुए उसके बट पर एक थपकी मारकर बोला, और इसे देखो, यह मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करती है। तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, जो यह तुम्हारे हस्बैंड को खुश रखती है, और उसकी सारी बातें माननी चाहिए। आखिरकार यह तुम पर एहसान जो कर रही है, इसकी वजह से तो हम दोनों साथ हैं। इतना बोलकर वह उसके होठों पर अनाया के सामने ही किस कर लेता है। तभी जानवी मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, अनाया दीदी आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो बस जीजू की मदद कर रही हूँ। इतना बोलकर वो अपना हाथ सिडक्टिव तरीके से विशाल के सीने पर फिराती है। यह सुन केरेटर का लूज विशाल फिसल गया, और वो अनाया के सामने ही वह जानवी को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले गया। वहीं अनाया, जो बीमारी और दवाइयों के असर से पहले से ही टूटी हुई थी, वह यह सब कुछ सुनकर अंदर से और टूट गई, और थोड़ी ही देर में नाया के कानों में जानवी की सिसकने की आवाज आने लगी, क्योंकि जानवी जाते हुए अनाया को चिढ़ाने वाली नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, तुम्हारा पति बस मेरे जिस्म का प्यासा है। यह सब कुछ याद करके अनाया को विशाल मेहता से घिन आने लगी थी। एक उसका हस्बैंड था हर्षवर्धन, जो उसकी इतनी केयर करता था कि वह फर्स्ट टाइम जब अनाया के नजदीक आए तो उसे दर्द ना हो, इस बात का भी ध्यान रख रहा था। दूसरी ओर था विशाल मेहता, जिसने अपनी हवस मिटाने के लिए अनाया को धोखा दे दिया, और उसे बात का गिल्ट उसके चेहरे पर हल्का सा भी नहीं था। अनाया समझ गई थी कि पिछले जन्म में वह मिली ही गलत इंसान से थी। दुनिया का हर मर्द गलत नहीं होता, बस वह पिछले जन्म में घटिया मर्दों से ही मिली थी, और उसकी माँ भी उसी तरह के घटिया मर्द से मिला। इसलिए अनाया की मेंटालिटी ऐसी बन गई कि दुनिया के हर मर्द घटिया होते हैं। लेकिन हर्षवर्धन ने उसे एहसास करवाया कि हर मर्द एक जैसे नहीं होते। हर्षवर्धन उसके जिस्म से ज्यादा उसकी रूह से प्यार करता था। उन दोनों की उम्र के फैसले 8 साल के थे, और हर्षवर्धन बहुत छोटी उम्र में बिजनेस संभालने की वजह से काफी मैच्योर नजर आता था। वह एक मर्द की तरह नजर आता था, जहां अनाया की मैच्योरिटी बस सीरियस मौके पर और गंभीर सिचुएशन पर ही नजर आती थी। वही वह हर्षवर्धन के सामने तो किसी 18 साल के बच्ची बन जाती थी, और बिहेव भी उसी तरह करती थी। लेकिन हर्षवर्धन फिर भी उसके नखरे उठाता था, और कभी उसके ऊपर अपनी डिजायर थोपता नहीं था। उसे आज सचमुच अपनी चॉइस पर गर्व हो रहा था कि उसने वक्त रहते हर्षवर्धन से शादी कर ली। हालांकि पहले वह हर्षवर्धन का एहसान उतारना चाहती थी, और उसके मॉम डैड की वजह से उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन आज उसे अपनी चॉइस पर फक्र हो रहा था, और वह खुश भी थी कि उसने हर्षवर्धन को अपनी जिंदगी में आने दिया। इस तरह वह कपूर मैंशन पहुंच गए, लेकिन हर्षवर्धन था जो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वह गहरी आवाज में बोला, बीवी अभी भी 1 घंटा है, मेरे पास ही सो जाओ, बाद में चले जाना, वैसे भी तुम्हारे कमरे में और कोई नहीं आने वाला। अनाया यह भी हर्षवर्धन की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी, तो वह वही कार में सो गई। उसने भी सोच लिया कि वह सुबह चली जाएगी। क्या अनाया की सोच सच होगी, और क्या वक्त रहते अपना बदला ले पाएगा? विशाल के फार्म हाउस पर अगले दिन जहावी कपूर की जब आंखें खुली, तो उसे अपना पूरा बदन टूटता सा महसूस हो रहा था। दरअसल पिछली रात पार्टी में वह काफी ड्रंक हो चुकी थी, इसीलिए वह काफी एक्साइटेड भी हो चुकी थी, और हर बार की तरह वह विशाल मेहता के साथ ही चली गई। इस बात को रवीना कपूर जानती थी, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वह दोनों कहाँ गए हैं। हर बार यही होता था, जब भी कपूर खानदान में कोई भी पार्टी होती थी, तो विशाल मेहता और जानवी कपूर पार्टी के बाद गायब हो जाते थे। और रवीना कपूर इस चीज का मतलब साफ साफ समझती थी
कि वह दोनों कहाँ गए होगी और उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। लेकिन वह खुद भी यही चाहती थी कि विशाल मेहता उसकी बेटी की मुट्ठी में रहे, फिर चाहे वह फिजिकल ही कनेक्ट क्यों ना रहे, लेकिन रहेगा वह जानवी कपूर के करीब। इसीलिए जब जानवी कपूर की आंखें खोली तो वह बिल्कुल नेकेड थी और विशाल मेहता की बाहों में कसी हुई थी। वह अपना सर सहलाते हुए कर्कश आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ। तभी विशाल मेहता की भी नींद खुल गई और वह उसकी कमर को वापस जकड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, सो जाओ, मैं काफी थका हुआ हूँ, मुझे सोने भी दो अनाया। लेकिन आखिरी लफ्ज उसने हल्की बड़बड़ाहट में बोला था, जिसकी वजह से जानवी कपूर वह सुन नहीं पाई। और अच्छा हुआ सुन नहीं पाई, क्योंकि अगर सुन लेती तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि जिस मर्द के बाजू में वह सोई है और उसने कल रात उसे खुश किया है, वह आज उठकर किसी और का नाम ले रहा है। और सच भी यही था। विशाल मेहता नशे की हालत में भी अनाया को ही इमेजिन कर सोच रहा था। इसीलिए वह जानवी कपूर के नजदीक गया था, क्योंकि कल अनाया की आंखों में उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। जानवी कपूर इस बात से अनजान, बस खुश हो रही थी कि उसने पूरी रात विशाल के साथ बीते, क्योंकि कल जब वह देख रही थी कि किस तरह से विशाल अनाया की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी सी आ गई थी। इसीलिए वह जानबूझकर रात को विशाल के साथ आई थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि विशाल मेहता उसके हाथ से निकल चुका था। उसने रात भी सिर्फ अनाया को जहन में बिताई थी, वह तो बस एक सब्स्टिट्यूट बनकर रह गई थी। वह खुश होकर विशाल को गले लगाकर उसकी होठों पर किस करते हुए बोली, विशाल बच्चे उठ जाओ। विशाल भी कर्कश नींद भरी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग। अभी वह इतना ही बोला था कि उसकी नजरें जानवी के चेहरे पर गई और जानवी को देखकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास जानवी लेटी है। वह तो अभी भी रात की सुहाने ख्यालों में था और उसे यही लग रहा था कि अनाया यही उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। इसीलिए उसके मुंह से अभी अभी अनाया का नाम ही निकलने वाला था। अनजाने में ही उसके मुंह से सुनकर जानवी थोड़ी नाराज आवाज में बोली, क्या कहना चाहते हो विशाल। विशाल भी बात संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, वह मैं बेबी कहने वाला था, उसके अलावा कुछ नहीं। जानवी किसकी बातों में आ गई और उसके होठों पर किस करते हुए बोली, अब मुझे जाना होगा। आज मैं सोच रही हूँ कि डेट के साथ शेयर होल्डर की मीटिंग में जाओ, ताकि वह लोग भी मुझे पहचानने लगे। अब मुझे धीमे धीमे करके कपूर इंडस्ट्री को अपने अंदर लेना होगा। वही उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे पर भी शैतानी भाव आ गई। वो उसे बाहों में करते हुए बोला, बिल्कुल बेबी, जैसा तुम चाहे। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वही यह सुनकर जानवी को पता नहीं क्या सूझा कि उसके होठों पर चलते हुए उसके कान पर काटकर डिप आवाज में बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, हम सुबह सुबह एक राउंड लगा सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे पर शैतानी भाव आ गए और वह उसको अपने नीचे लिटाते हुए बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भला माना कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी तुम तो मेरी डार्लिंग हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। इतना बोलकर वह उस पर टूट पड़ा। वैसे भी उस चीज में वो बहुत माहिर था और औरतों को सेटिस्फाई करना उसे बहुत अच्छे से आता था। और जानवी तो खुद चलकर उसके पास आई थी, तो भला वह इस मौके को कैसे छोड़ता। इसीलिए उन दोनों ने 2 घंटे बिस्तर में इसी तरह से गुजारे। कपूर मैंशन में तकरीबन 10 बजे सभी लोग नीचे इकट्ठा हुए थे। अनाया भी अब तक हर्षवर्धन के पास से वापस आ गई थी और जानवी भी विशाल के साथ आई थी। वो दिखाना चाहती थी कि वो विशाल के करीब है और वह उसे शेयर होल्डर की मीटिंग में ले जाना चाहती थी अपनी ओर से, ताकि उसका दबदबा बना रहे और सभी लोगों उसे सीरियसली ले, क्योंकि अभी तक उसके नाम कोई शेयर नहीं थे, इसलिए वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती थी। लेकिन विशाल के होते हुए उसे लग रहा था कि उसे कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। हर रोज की तरह आज रवीना कपूर को चापलूसी नहीं कर रही थी, जैसे उसका मतलब निकल गया हो। वह प्यार से जानवी को देखते हुए बोली, बेटा अच्छा किया तुम विशाल को अपने साथ ले आई। तभी जानवी मुस्कुराकर अनाया को चिढ़ाते हुए बोली, मॉम, विशाल चाहता है कि वह मेरे साथ कंपनी चले ताकि वह शेयर होल्डर से मिल सके। यह कहते हुए उसने एक नजर अनाया पर डाली, उसे चिढ़ाने के लिए। तभी वह यह चीज देखना भूल गई कि कब से विशाल अपनी इंटरेस्टेड इच्छुक नजरों से अनाया को ऊपर से नीचे तक देख रहा है। अनाया ने आज भी फुल ब्लैक कपड़े पहने थे। आज भी उसकी बॉडी का एक भी अंग नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से उसकी बॉडी पर वह सिल्क की लंबी स्टक जो फ्लॉन्ट हो रही थी
और अंदर एक टाइट फिटेड आउटफिट, गले पर काफी यूनिक तरह का स्कार्फ जो टक किया हुआ था। बालों को उसने काफी खूबसूरती से बांधा हुआ था और चेहरे पर काफी यूनिक तरह का ब्लैक मास्क जिससे उसकी हल्की सी ठुड्डी नजर आ रही थी। बाकी पूरा चेहरा ढका हुआ था। अभी भी उसने अपना चेहरा दिखाने की जहमत नहीं उठाई और जो कोई भी उससे पूछता तो वही कहती कि उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए वह अपने चेहरे को ढक कर रखती है। कल पार्टी में भी सब ने उससे यही पूछा था और उसने सबको यही जवाब दिया था, जिसकी वजह से आई हुई कई औरतों को तो यह भी लगने लगा कि उसका चेहरा खराब है, इसलिए वह उसे छुपा कर रखती है। क्या लोग अनाया को गलत समझेगी और क्या यह दोगला परिवार अनाया को बेइज्जत करेगा? कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर कपूर मेंशन में बैठे हुए थे और जानवी कपूर दिखावा कर रही थी। तभी रवीना कपूर अनाया को घूरते हुए बोली, वैसे तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, अच्छा होगा तू घर पर ही रहो, वहां तुम हमारी नाक कटवाओगी। यह सुनकर अनाया की एक आईब्रो उठ गई। वह थोड़ी धीमी मगर गंभीर आवाज में बोली, मिस रवीना, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, यह डिसाइड करने वाली आप होती कौन है? ना ही आप मेरी माँ है, ना ही मेरी गार्जियन, और वैसे भी गार्जियन की उम्र में बिता चुकी हूँ, अब तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो अच्छा होगा मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करें। आपको जो करना है वह आप अपनी लाडली बेटी के साथ करें और मुझसे कोसों दूर रहे। उसका यह दो टूक जवाब सुनकर रवीना का मुंह बन गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए उंगली दिखाकर बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, लेकिन अब उस कंपनी में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुमने पहले ही उस कंपनी के शेयर्स राजेश को दे दिए हैं। यह सुन अनाया के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई, लेकिन मास्क की वजह से किसी ने उसे देखी नहीं। तभी जानवी कपूर भी आग में घी डालने का काम करते हुए बोली, सही बात है, अब तो तुम वहां जाने के लायक भी नहीं बची। वैसे भी तो वहां जाकर करोगी क्या? तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, तुम्हें तो ढंग से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता होगा। तो अच्छा ही होगा कि मॉम की बात मान लो और यहीं पर रहो, कम से कम अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाओगी। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, मिस जानवी, शायद आप भूल रही है कि वह कंपनी मेरी माँ की है, और दूसरी बात वहाँ मेरे लिए तो हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन आप उस कंपनी से किस तरह से रिलेटेड है? क्या आपके वहाँ पर शेयर है और क्या आपकी माँ वहाँ पर शेयर होल्डर है? और अगर आप यह कहते हैं कि आपका डेट वहाँ के शेयर होल्डर है तो आप भूल रहे हैं, आपको सिर्फ गोद लिया गया है और सड़क से उठाए हुए लोगों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। और मुझे नहीं लगता मेरे बायोलॉजिकल पिता यानी कि मिस्टर राजेश कपूर इतने भी बेवकूफ होंगे। वहीं यह सुनकर जानवी कपूर का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि आज उसने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया था कि वह इस घर में सिर्फ उठा कर ले आई गई बच्ची है। हालांकि यह सच नहीं है। सभी लोग उसे रवीना की पहले पति की बेटी मानते थे, जिसे दयालु राजेश कपूर ने गोद लिया था। दूसरी ओर वही उसकी बात सुनकर तो राजेश कपूर के चेहरे का भी रंग उठ गया था, क्योंकि आखिरकार थी तो वह उसकी बायोलॉजिकल डॉटर बेटी, बस दुनिया को नहीं पता था। दूसरी ओर रवीना कपूर गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, होती कौन हो तुम यह कहने वाली? और वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और अनाया के पास आकर उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन अनाया उससे ज्यादा स्फूर्तिली थी। वह पिछले जन्म की तरह नहीं थी कि वह उसका थप्पड़ खा लेगी। पिछले जन्म में भी जानवी की गलती होती थी, तभी थप्पड़ अनाया को ही पड़ता था, और कुछ घंटे के बाद रवीना कपूर वापस चाशनी से भरी बातों में उसे ले लेती थी और अनाया मूर्खों की तरह उसकी बातों में आगे जाती थी। इस बार वह उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए कड़क आवाज में बोली, अगली बार यह हिम्मत मत करना, वरना यह घर भी मेरा ही है। यहाँ से बाहर फेंकने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, फिर आपको आपके हस्बैंड मिस्टर राजेश कपूर भी नहीं बचा पाएंगे। वही अब बात को ज्यादा बढ़ता देख राजेश कपूर कड़क आवाज में बोले, अनाया अपनी हद में रहो, वह तुम्हारी माँ है, भले ही तुम नहीं मानती, और तुम तो क्या उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और भूलो मत अब कंपनी में तुम्हारे शेयर नहीं रहे, तो अच्छा होगा कि तुम थोड़ी तमीज सीख लो। वही यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है मिस्टर राजेश कपूर, आपके मुंह में भी जबान है? जब यह माँ बेटी मेरी इंसल्ट कर रही थी तब तो यह सवाल कहीं छुप गया था। यह सुनकर राजेश कपूर की नजरें झुक जाती है। तभी अनाया बाहर जाते हुए आगे बोली,
आप भी मत भूलिए, अभी सिर्फ पेपर पर सिग्नेचर हुए हैं, प्रोसेसर कामगिरी पूरी नहीं हुई। क्या पता प्रोसेसर कभी पूरी हो ही ना, और आपका सपना सपना ही रह जाए। यह कहते हुए वहां से बाहर चली गई। उसकी बातों में कई सारी चीज छुपी हुई थी। जब वह दोनों मूर्ख माँ बेटी तो समझ नहीं पाए, लेकिन राजेश कपूर इतना बेवकूफ भी नहीं था कि अनाया की इनडायरेक्ट धमकी समझ ना पाए। वह अपनी मुठिया कस लेता है, वह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह अनाया के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि अभी भी बहुत सारी पावर्स कंपनी में उसके पास ही थी। बस फर्क था कि उसे इस बारे में पता नहीं था। अगर उन पावर्स का इस्तेमाल अनाया नहीं किया था, वरना वो कभी सीईओ की पोस्ट पर नहीं रह पाएगा। वैसे यह गलतफहमी सिर्फ राजेश कपूर को ही थी कि उन सब बातों के बारे में अनाया को नहीं पता। अनाया एक जन्म जीने के बाद वापस पैदा हुई थी, उसे उसकी माँ की छोड़ी हुई वो हर चीज के बारे में पता था जिससे उसकी माँ जुड़ी हुई थी। तो भला उसे कैसे नहीं पता होगा कि कपूर इंडस्ट्री में उसके पास कौन कौन से पावर है। वो तो बेवकूफ राजेश कपूर ही था, जो अनाया को बेवकूफ समझ रहा था और अनपढ़ गवार समझकर उसे हल्के में ले रहा था, और अनाया उसके साथ खेल रही थी। राजेश कपूर को अब तक यह तक पता नहीं चला था। अनाया ने पहले ही अपने शेयर्स अपने प्यारे हब्बी हर्षवर्धन के नाम कर दिए थे, तो चाह कर भी अनाया उसे एक भी शेयर नहीं दे सकती थी। लेकिन फिर भी राजेश कपूर बेवकूफ बना रहा था, और उन दोनों सौतेली माँ बेटी तो किसी मदारी की तरह घमंड कर रही थी और नाच रही थी। उनके हिसाब से तो आज मीटिंग में सब कुछ उनका ही होने वाला है, और कब पूरी इंडस्ट्री में आज जानवी कपूर छा जाने वाली है, क्योंकि राजेश कपूर ने जानवी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका ढूंढा था, और वह बाद में या फिर अनाया चाहता था कि कपूर इंडस्ट्री की बागडोर जानवी के हाथ में जाने वाली है। वह उसका रास्ता पहले से साफ कर रहा था कपूर इंडस्ट्री के दावेदार के तौर पर, लेकिन वह क्या जानता था कि कौन सा तूफान वहां उनका इंतजार कर रहा है। वही बैठा बैठा हुआ एक इंसान ऐसा भी था जिसे अनाया का यह अंदाज बहुत पसंद आया था, और वह था विशाल मेत। क्या विशाल पाएगा अनाया को, और क्या होगा आगे मिट्टी में किसकी बेइज्जती होगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।